हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल प्ले है रिचर्ड सेकंड, उसको तैयार करेंगे। एग्जाम्स में से कई बार इसमें से पूछे गए, कोटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो आगे के प्ले हैं हैंनरी, उनको समझना बहुत जो है हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, ध्यान से रहिए, से सुनिएगा। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। रिचर्ड सेकंड, जो ये प्ले था विलियम शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड, इसका पूरा नाम था द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकंड। जो रिचर्ड सेकंड थे किंग, उनकी जो पूरी लाइफ थी कि कैसे उन्होंने रूल करा था, और उनकी जो डेथ है उसके बारे में हमें इस प्ले में पता लगता है। इस प्ले में को जाना जाता है वॉर ऑफ रोजेस। एक लड़ाई हुई थी दो घरानों के बीच में। इंग्लैंड के जो दो शाही घराने थे उनमें पावर स्ट्रगल हुई थी कि कौन जो है राजा बनेगा। तो उसकी जो शुरुआत थी वॉर ऑफ रोजेस, इसकी शुरुआत जो है वो रिचर्ड सेकंड के समय से हुई थी, क्योंकि रिचर्ड सेकंड को जो थे, जो घराने के थे, उसको हटा के एक दूसरा राजा बन गया था। तो दो घरानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। तो वॉर ऑफ रोजेस जो थी उसकी शुरुआत हमें इस प्ले से मिलती है। अगर रिचर्ड सेकंड की बात करें तो 10 साल की उम्र में उन्हें सिंहासन मिल गया था। भाई जब बचपन में 10 साल की उम्र में जब उन्हें एक राजा बना दिया गया था तो उन्हें ये नहीं पता था सही डिसीजन कौन से लेने। इस वजह से कई डिसीजन उन्होंने गलत लिए, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना भी पड़ा। एक कमी और थी रिचर्ड सेकंड की। रिचर्ड सेकंड जो थे वो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स में विश्वास करते थे। एक मिडिवल थ्योरी थी, एक पुराना विश्वास था। डिवाइन राइट का मतलब क्या है? पुराने समय में एक माना जाता था कि राजा जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर आपने राजा के खिलाफ बगावत करी मीन्स आप गॉड के खिलाफ बगावत कर रहे हो, और अगर आप राजा के खिलाफ बगावत करते हो तो गॉड तुम्हें पनिश करेगा। राजा की जो है गॉड हेल्प करता है। तो इस थ्योरी में जो रिचर्ड सेकंड थे वो विश्वास करते थे कि भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करी तो गॉड जो उसको पनिश करेगा। और यही गलती उन्होंने के लिए भारी पड़ी, क्योंकि जो वो ये मानते थे कि गॉड मुझे प्रोटेक्ट करेगा, बाद में क्या हुआ, उन्हें जो है सिंहासन से हाथ धोना पड़ा। भाई स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रिचर्ड सेकंड एक ऐसा प्ले जिससे पूरा वर्स में लिखा गया है, छंद में लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर ने 4 ऐसे प्ले थे जो छंद में लिखे थे। एक तो किंग जॉन, जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं इसको बताना भूल गया था, किंग जॉन को जो था वर्स में लिखा गया था। इसके अलावा जो हेनरी सिक्स्थ प्ले जो था उसके जो थे 3 पार्ट थे, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ये 4 प्ले ऐसे थे जो कि वर्स में लिखे थे। एक रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन, हेनरी सिक्स का फर्स्ट और थर्ड पार्ट वर्स में लिखे गए थे। और वर्स कौन सी होती थी? या तो ब्लैंक वर्स या फिर हीरोइक कपलेट। इसमें लिखा था विलियम शेक्सपियर ने 4 प्लेस को। करेक्टर्स की बात करते हैं। करेक्टर समझ में आ जाते हैं तो हमें लगभग लगभग आधा प्ले जो है तैयार हो जाता है, अगर करेक्टर समझ में आ गया तो रिचर्ड सेकंड ये राजा इंग्लैंड के, इनको हटा के जो है इनका जो कज़न है वो राजा बन जाता है हेनरी बॉलिंगब्रोक, जिसको हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। तो हेनरी बॉलिंगब्रोक जब बाद में राजा बनता है रिचर्ड सेकंड को हटा के, तो उसे जाना जाता है हेनरी फोर्थ। किंग रिचर्ड की वाइफ है क्वीन इजाबेल, ये वाइफ है हेनरी बॉलिंगब्रोक। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि हेनरी बॉलिंगब्रोक की जो है रिचर्ड सेकंड को हटा के हेनरी फोर्थ के नाम से राजा बनता है। उससे पहले ये ड्यूक था हेयरफोर्ड का। ड्यूक कह सकते हैं छोटा राजा था, एक पूरी किंगडम है उसका राजा जो हो गया वो किंग रिचर्ड सेकंड था। और जो छोटे छोटे राजा थे, एक स्टेट जो थी, वो से ड्यूक कहेंगे, ड्यूकडम। तो वहाँ का राजा ये हेनरी बॉलिंगब्रोक तक छोटा राजा था। इसका दूसरा नाम हैरी भी था। ये जो है अपना जो भाई है, कज़न है, उसके खिलाफ बगावत करता है, और बाद में इसे जो है हेनरी फोर्थ के नाम से राजा बन जाता है। अच्छा, जो हेनरी बॉलिंगब्रोक है वो बेटा है जॉन ऑफ गॉन्ट का। जॉन ऑफ गॉन्ट का ये बेटा है। अभी बतलाया जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट जो है वो किंग रिचर्ड सेकंड के जो है वो चाचा हैं, और इनका बेटा ये जो है वो हेनरी बॉलिंगब्रोक है। ड्यूक ऑफ यॉर्क ये भी रिचर्ड के चाचा हैं। ड्यूक ऑफ ऑमरले, ये जो ऑमरले है ये ड्यूक ऑफ यॉर्क का जो है बेटा है। इसका जो दूसरा नाम है वो रटलैंड भी है, ये बेटा है। और इसका इस प्ले में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो ऑमरले था, ड्यूक था, ये रिचर्ड सेकंड के फेवर करता था, रिचर्ड सेकंड के साथ रहता है। और जब हेनरी फोर्थ राजा बनता है तो उसके खिलाफ एक बगावत भी करता है, विद्रोह करता है, जो फेल हो जाता है। इसको पकड़ लिया जाता है लेकिन इसे माफ कर देता है हेनरी फोर्थ। थॉमस मॉवब्रे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम शुरुआत में पढ़ते हैं
शुरुआत में हम इसका रोल देखते हैं और बाद में हमें सिर्फ पता लगता है कि इसकी डेथ कैसे हुई है। थॉमस मॉब्रे जो है, इसका झगड़ा होता है हेनरी बॉलिंगब्रोक के साथ में, जो बाद में हेनरी फोर्थ बनता है, और दोनों के बीच में झगड़ा होता है, दोनों को पनिशमेंट मिलता है देश निकाला का। तो ये से जो है देश निकाला दे दिया जाता है थॉमस मॉब्रे को। बाद में पता लगता है कि इसकी डेथ हो गई है क्रूसेड में। क्रूसेड जो है वो एक धर्मयुद्ध है। ये धर्मयुद्ध ईसाइयों और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था, 3 धर्मयुद्ध हुए थे, उसमें इसने भाग लिया था, उसमें इसकी डेथ हो जाती है। तो थॉमस मॉब्रे का जो जिक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है इसका झगड़ा जो होता है हेनरी बॉलिंगब्रोक के साथ में हुआ था और इसकी डेथ क्रूसेड में हुई थी। ये पूछा गया है पेपर में कि थॉमस मॉब्रे की डेथ कैसे हुई थी। थॉमस मॉब्रे की डेथ क्रूसेड में हुई थी। अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, भाई इसका दूसरा नाम पर्सी है और ये बॉलिंगब्रोक का साथ देता है। सर पायर्स एक्सटन, ये जो पायर्स एक्सटन, इसका बहुत छोटा रोल है। रिचर्ड सेकंड को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको जो है सर पायर्स एक्सटन ही मारते हैं। तो सर पायर्स एक्सटन जो है वो रिचर्ड सेकंड को मारते हैं, इस वजह से इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एक्ट फर्स्ट, रिचर्ड सेकंड शुरू होता है एक झगड़े के साथ में। 2 नॉबल्स जो हैं, ड्यूज हैं, उनके बीच में झगड़ा होता है। एक तरफ था बॉलिंगब्रोक, हेनरी बॉलिंगब्रोक, और दूसरी था थॉमस मॉब्रे। इनके बीच में झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। हेनरी बॉलिंगब्रोक आरोप लगाता है मॉब्रे पे कि मॉब्रे ने जो है जो सरकारी पैसा था उसका दुरुपयोग करा, और साथ ही साथ जो ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर थे उनको भी मारने में उसका हाथ था। यही सेम चार्ज जो है वो थॉमस मॉब्रे वो बॉलिंगब्रोक पे लगाता है। तो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अच्छा, उस समय एक ट्रेडिशन था, अगर जो है कोई निर्णय नहीं आता था, जो 2 लोग होते थे वो एक दूसरे को चैलेंज करते थे लड़ाई के लिए। जो जीतेगा लड़ाई में, मीन्स एक मर जाएगा और एक जीतेगा, जो जीतेगा इसका मतलब वो सच है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि भाई हम एक लड़ाई लड़ेंगे, और जो जीतेगा इसका मतलब वो सच है। तो दोनों एक दूसरे को जो है लड़ाई के लिए चैलेंज करते हैं और वो स्वीकार कर ली जाती है। जॉन ऑफ गॉन्ट, जो हेनरी बॉलिंगब्रोक का फादर है, वो थोड़ा चिंतित है अपने बेटे के लिए। उसे ये लग रहा है कि जो उसका बेटा है बॉलिंगब्रोक, वो बात कर रहा है ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर की, जिसको मरवा दिया गया था। और ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर को मरवाने में जो हाथ था, जो माना जाता है, वो रिचर्ड सेकंड राजा का था। अगर रिचर्ड सेकंड राजा का हाथ था और अगर उसका बेटा बात करेगा कि भाई ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर को मरवाया गया, इसका मतलब जो है रिचर्ड सेकंड उसे छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है वो बात कर रहा है जो जॉन ऑफ गॉन्ट है कि मेरा बेटा जो है, जो हेनरी बॉलिंगब्रोक है, वो किंग रिचर्ड के खिलाफ जो है एक बात कर रहा है और उसका उसे नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर है उसकी वाइफ आती है, डचेस विडो आती है, और वो कहती है कि भाई जो मेरा हस्बैंड जो था, जिसको मार दिया गया था और ये माना जाता है कि खुद रिचर्ड सेकंड ने मरवाया था, उसकी मौत का बदला लेना चाहिए। भले ही वो राजा था, लेकिन मेरा जो हस्बैंड जो था उसकी मौत का बदला लेना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर है ये रिचर्ड सेकंड का चाचा था। तो एक शाही परिवार के ही आदमी को मारा गया। तो जो उसकी वाइफ है वो कह रही है भाई मेरे हस्बैंड को जो मारा गया उसकी मौत का बदला लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो डचेस ऑफ ग्लॉस्टर है, जो विडो है, वो अपने हस्बैंड की तरफ से बात करती है और वो कहती है, दुखी होकर कहती है, डेसोलेट डेसोलेट, दुख की बात है, दुख की बात है, विल आई हैंस एंड डाई, मैं मर जाऊंगी। द लास्ट लीव ऑफ दी टेक्स माई वीपिंग आई, मैं अपनी अलविदा लेती हूँ, अपनी नम्र आंखें, जो मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई आंखें, उसके साथ मैं आखिरी बार जो है अलविदा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर की जो वाइफ है वो आग्रह कर रही है गॉन्ट से कि भाई मेरे हस्बैंड को मार दिया गया, उसका तुम बदला लो, भले ही वो राजा है, रिचर्ड सेकंड है, लेकिन तुम बदला लो। अब यहाँ पे जो 2 लोग हैं, हेनरी बॉलिंगब्रोक और मॉब्रे, ये दोनों जो है आ चुके हैं एरेना में, जो है सब लोग तैयार हैं देखने के लिए, और इन लोगों ने अपनी तलवारें निकाल रखी लड़ाई के लिए। जो जीतेगा इसका मतलब वो सच है, उसके आरोप सच हैं। तो दोनों जब लड़ने वाले होते हैं तभी राजा जो रिचर्ड सेकंड है वो वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं, सब लोग, उन्हें डिसाइड करा है कि ये लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जो भी आदमी मरेगा वो शाही खूनी बहेगा। तो इन दोनों लोगों को जो है रोकना भी है हमें, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इन दोनों को पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो पनिशमेंट के तौर पे क्या कहते हैं कि जो मॉब्रे है, थॉमस मॉब्रे, जिसकी डेथ क्रूसेड में हुई थी, उसको जो है सदा के लिए जो है बैनिशमेंट दे दिया जाएगा, सदा के लिए देश निकाला, भाई उसे जो है हमेशा इंग्लैंड में आने की अनुमति नहीं होगी। और जो हेनरी बॉलिंगब्रोक है, हेनरी बॉलिंगब्रोक जो आगे राजा बनेगा, हेनरी बॉलिंगब्रोक, उसे 10 साल की सजा दी जाएगी। अब जैसे ही वो सुनता है उसका फादर
गॉन्ट कि भाई मेरे बेटे को 10 साल का देश निकाला दे दिया इंग्लैंड से, तो वो बेचारा दुखी हो जाता है क्योंकि वो बीमार था। उसे ये पता लग जाता है भाई अब मैं अपने बेटे को कभी ज़िंदगी में देख नहीं पाऊंगा क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं। तो रिचर्ड सेकंड देखता है भाई मेरा चाचा थोड़ा दुखी है, तो वो कहता है ठीक है 10 साल की बजाय जो हेनरी बॉलिंगब्रोक है इसे 6 साल की सज़ा मिलेगी। तो भले ही सज़ा कम हो जाती है लेकिन गॉन्ट दुखी है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं अब बेटे से कभी मिल नहीं पाऊंगा। यहाँ पे रिचर्ड सेकंड की लाइफ में अब दिक्कत होनी शुरू हो जाती हैं। आयरलैंड जो उस समय इंग्लैंड का हिस्सा हो चुका था, वहाँ पे विद्रोह होता है राजा के खिलाफ। तो जो किंग रिचर्ड सेकंड है वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी आर्मी को लेकर आयरलैंड जाएंगे। अब उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तभी उन्हें पता लगता है रिचर्ड सेकंड को जो गॉन्ट है मीन्स बॉलिंगब्रोक का फादर है, उसकी जो है मौत होने वाली है। वो बीमार पड़ा हुआ है, डेथ बेड पे है और लगभग मर ही जाएगा जल्दी। यहाँ पे जो रिचर्ड है उसका लालच, जो उसका करेक्टर है लालच भरा करेक्टर, वो पता लगता है। वो अपने चाचा के जब बारे में सुनता है कि भाई मेरा चाचा इतना बीमार है, तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है भाई बॉलिंगब्रोक को तो देश निकाला दिया हुआ है, वो तो आ नहीं सकता, तो जो प्रॉपर्टी है मेरे चाचा की मैं उस पर कब्जा कर लूँगा और उस पैसे का मैं इस्तेमाल करके जो है आयरलैंड पे जो है जो मुझे फंड चाहिए आयरलैंड पे लड़ाई लड़ने के लिए, सेना को देने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा मुझे जो है अपने चाचा की प्रॉपर्टी से मिल जाएगा जो मैं कब्जा कर लूँगा। तो यहाँ पे कुछ लोग उसको सलाह भी देते हैं भाई ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप जो नॉवेल्स हैं जो शाही परिवार के लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करोगे तो आपके दुश्मन ही हो जाएंगे जो आपके परिवार के लोग हैं। तो यहाँ पे वो जो रिचर्ड सेकंड है ध्यान नहीं देता और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक्ट सेकंड, यहाँ पे एक फेमस सीन होता है डेथ बेड सीन। डेथ बेड, यहाँ पे जो गॉन्ट है बॉलिंगब्रोक का फादर, वो बिल्कुल मरने वाला है और डेथ बेड मीन्स अपने बेड पे लेटा हुआ है। रिचर्ड सेकंड जो है मिलने आया है। रिचर्ड सेकंड जो है खुद चाह रहा है कि ये जल्दी मर जाए और मैं इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूँ। तो ये डेथ बेड सीन है। इसमें हमें जो है पता लगता है कि जो किंग रिचर्ड सेकंड है और गॉन्ट है वो एक दूसरे बारे में क्या सोचते हैं। गॉन्ट ने अपने जो राजा है मीन्स उसका जो भाई का लड़का है उसको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मरने वाला है तो अपने जो भाई का लड़का है रिचर्ड सेकंड राजा, उसको भाई उल्टा सीधा कोसता है कि तुमने जो है सत्यानाश कर दिया देश का, तुमने मिसमैनेजमेंट, तुमने जो राज्य जिस तरीके से कर रहे हो उस तरह से इंग्लैंड का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो है वो एक फेमस स्पीच कहता है इंग्लैंड का, जो है बहुत ही सम्मान करते हुए एक चीज़ कहता है कि जो इंग्लैंड है वो ज़मीन है राजाओं की, योद्धाओं की। यहाँ पे गॉन्ट कहता है दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, ये जो ज़मीन है ये राजाओं से भरी हुई है। इंग्लैंड के बारे में कहता है दिस सीट ऑफ मार्स, ये जो जगह है इंग्लैंड है ये मार्स का सिंहासन है। दिस अदर ईडन, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन छोड़ी हैं, ये ईडन है एक स्वर्ग में बगीचा उसकी तरह। दिस डैमी पैराडाइस, ये एक स्वर्ग की तरह है। दिस प्रीशियस स्टोन, दिस प्रीशियस स्टोन सेट इन द सिल्वर सी, ये इंग्लैंड एक कीमती पत्थर की तरह जो सिल्वर के सी में है। तो इंग्लैंड की बहुत तारीफ करता है। अब रिचर्ड सेकंड जो है वो रोक भी रहा है अपने चाचा को क्योंकि वो उससे कोस रहा है, लेकिन क्या मरने से पहले जो गॉन्ट है भाई उसके अंदर का डर खत्म हो गया कि मुझे ये क्या पनिशमेंट देगा, अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो यहाँ पर रिचर्ड सेकंड को कहता है, रिचर्ड सेकंड जो है सुन लेता है फिर भी कि चलो मेरा चाचा है, सुन लेता है उसकी बातों को। बाद में गॉन्ट की जो है डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे गॉन्ट की डेथ हो जाती है, गॉन्ट की डेथ हो जाती है। अब रिचर्ड सेकंड जैसे उसने प्लान करा था भाई, वो लालची था रिचर्ड सेकंड, अब वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जो गॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे फंड चाहिए जिससे मैं आर्मी को इकट्ठा करके आयरलैंड पे भेज सकूं। यहाँ पे कुछ लोग उसे मना करते हैं, यॉर्क जो उसका चाचा है वो मना भी करता है भाई अगर तुम नॉवेल्स जो शाही परिवार के लोग हैं अगर उनकी प्रॉपर्टी पर तुम कब्जा करोगे तो तुम्हारे कई लोग दुश्मन हो जाएंगे। भाई सबसे पहली चीज़ क्या है, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो मना करता है कि ये काम मत करो, जो उनका राइट है, हेरिडिटरी राइट्स है, जो अधिकार है प्रॉपर्टी पे वो मत छीनो। यहाँ पे जो रिचर्ड सेकंड है वो गलती करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ध्यान नहीं देता और यही कारण होता है उसके फॉल डाउन का। रिचर्ड सेकंड की सबसे बड़ी गलती यही थी, अगर रिचर्ड सेकंड जो है हेनरी बॉलिंगब्रोक की जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा नहीं करता तो हेनरी बॉलिंगब्रोक जो है वो हमला नहीं करता, उसको लोग साथ नहीं देते और रिचर्ड सेकंड राजा ही बना रहता फिर। और यही सबसे बड़ी गलती थी कि उसने जो है अपना जो कज़न जो था उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर जो है जो नॉवेल्स हैं दूसरे लोग हैं शाही परिवार के लोग, इस वजह से वो भी रिचर्ड सेकंड के खिलाफ हो गए। उन्हें ये लग रहा है कि जैसे जो है बॉलिंगब्रोक की प्रॉपर्टी पर कब्जा कराया आज, कल हमारी प्रॉपर्टी पे किसी ना किसी बहाने से कब्जा कर लिया रिचर्ड सेकंड। तो यहाँ पे जो नॉर्थम्बरलैंड है पर्सी,
ये सूचना देता है कि जो बॉलिंगब्रोक है वो एक सेना उसने इकट्ठी कर ली छोटी सी, और वो अटैक के लिए आ रहा है, और वो भी जो है उसका साथ देने के लिए अब उसके पास जाएगा। और कुछ और जो नॉवल्स हैं वो लोग भी अब जो है बॉलिंगब्रोक को ज्वाइन करने वाले हैं। यॉर्क, ये जो किंग रिचर्ड सेकंड है उसका चाचा है। रिचर्ड सेकंड जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए अब बाहर गया हुआ है। अब जैसे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर कभी जब देश से बाहर जाता है तो होम मिनिस्टर कंट्री में रहेगा कि अगर कोई दिक्कत हो तो वो देख ले, या फिर अगर होम मिनिस्टर बाहर गया तो प्राइम मिनिस्टर अंदर रहेगा। ये नहीं होंगे कि दोनों के दोनों बाहर जाएं, या फिर प्रेसिडेंट, ये नहीं कि सब लोग बाहर चले जाएं। इसी तरीके से उस समय होता था। किंग जो है रिचर्ड सेकंड वो अपनी सेना को लेकर आयरलैंड की तरफ कूच कर दिया उसने, और अपने पीछे जो देखभाल के लिए छोड़ा हुआ यॉर्क अपने चाचा को। तो चाचा जो है वो किंग रिचर्ड सेकंड की तरफ से अब वहाँ पे तैनात है। यहाँ पे जो यॉर्क को पता लगता है कि भाई जो बॉलिंगब्रोक है वो सेना लेकर आ रहा है और किंग तो है नहीं, तो उसे अब जो है डिफेंड करना है, तो अपने आप को तैयार करता है, सेना को इकट्ठा करता है, अपना खुद जो है पूरे कपड़े वपड़े जो होते हैं लड़ाई वाले वो पहनता है। लेकिन यॉर्क इतना बूढ़ा है कि उसे खुद नहीं पता कि वो लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, सेना को लीड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसे खुद डर है कि शायद मैं जो है डिफेंड ना कर पाऊँ। यहाँ पर जो है बॉलिंगब्रोक की जो है आर्मी वो आगे की तरफ बढ़ती है। जो दो लोग थे नॉवल्स, ग्रीन और बुशी, इनको भी पता लगता है कि बॉलिंगब्रोक जो है वो आ रहा है। अब ये डरे आते हैं क्योंकि इन्होंने जो था, दो लोग जो ग्रीन और बुशी थे, इन लोगों ने जो था बॉलिंगब्रोक के खिलाफ जो है षड्यंत्र भी रचा था, और बॉलिंगब्रोक ने अगर इन दोनों को पकड़ लिया तो इन्हें मार देगा। तो ये दोनों के दोनों जो है छिप जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। अब यहाँ पे यॉर्क जो है तैयार हो गया है और लड़ने के लिए बॉलिंगब्रोक के पास जाता है, लेकिन यॉर्क जो है वो चाचा ही है बॉलिंगब्रोक का। दोनों मिलते हैं। यॉर्क बॉलिंगब्रोक को डांटता है कि तुम क्यों हमला कर रहे हो। तो बॉलिंगब्रोक कहता है मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे अपना जो हेरिडिटरी राइट्स है, जो मेरा प्रॉपर्टी है अपने फादर की, वो मिलनी चाहिए। यॉर्क भी कुछ नहीं कह पाता, उसे भी समझ में नहीं आता क्या करे। यहाँ पे फिर भी वो कहता है, अपने जो बॉलिंगब्रोक है उसे डांटते हुए कहता है यॉर्क, वाई फुलिश बॉय, फुलिश बॉय, मूर्ख लड़के, द किंग इज लेफ्ट बिहाइंड। किंग जो है अभी गया नहीं है लेफ्ट बिहाइंड, वो रह गया है। तुम सोचो ना किंग चला गया बाहर और मैं कब्जा कर लूंगा, ऐसा नहीं है। किंग अभी है, मीन्स मैं डिफेंड करूंगा, मैं देश को डिफेंड करूंगा। एंड इन माई लॉयल बूसम लाइज हिज पावर, और मेरे जो सीने में बूसम में उसकी पावर है। हिज कौन है? रिचर्ड सेकंड। मेरे सीने में रिचर्ड सेकंड की पावर है, तो तुम जिंदा रहते हुए मुझ पे जो है, मेरे जिंदा रहते हुए तुम कब्जा नहीं कर सकते। अगर तुम सोच रहे हो कि राजा चला गया रिचर्ड सेकंड तो तुम कब्जा कर लोगे। यहाँ पे बॉलिंगब्रोक समझाने की कोशिश करता है कि यॉर्क को, अपने चाचा को, कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दो। यॉर्क समझ भी आता है भाई कुछ होने वाला नहीं है, रिचर्ड सेकंड मानेगा नहीं, वो लालची है, और ये भी पीछे नहीं हटेगा। तो वो समझ जाता, वो पीछे हट जाता है। अब बॉलिंगब्रोक का रास्ता साफ हो गया, वो अब कब्जा कर लेगा। यहाँ पे एक करेक्टर है सेल्सबेरी, ये भी नॉवल है। ये वफादार है रिचर्ड सेकंड का। ये अपनी सेना के साथ में इंतजार कर रहा है कि रिचर्ड सेकंड आएंगे। इसी के साथ में एक दूसरा सेनापति है वेल्श कैप्टन, ये भी रिचर्ड सेकंड के साथ में। तो दो सेनाएं हैं। सेल्सबेरी जो है वो वेल्स का जो सेनापति उससे कह रहा है तुम अपनी सेना को लेकर मत जाओ, रिचर्ड सेकंड आते ही होंगे। जो वेल्स कैप्टन है वो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि जो मेरे सैनिक हैं उन्होंने सपना देखा है, और सपने में ये देखा है कि रिचर्ड सेकंड की डेथ हो गई है, एक अपशगुन देखा है, और वो अब रुकना नहीं चाह रहे, वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं। सेल्सबरी समझाने की कोशिश करता है कि भाई रिचर्ड सेकंड आते होंगे और हम साथ में जो है बॉलिंगब्रोक के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन वेल्श कैप्टन अपनी सेना को लेकर चला जाता है। अब जब वेल्श कैप्टन जो चला जाएगी, सेना ही चली गई, तो क्या हुआ, राजा तो कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल्सबरी है वो दुखी हो जाता है, और वो दुखी होकर कहता है रिचर्ड्स ग्लोरी इज डिसइंटीग्रेटिंग। जो रिचर्ड सेकंड की जो आभा है, चमक है, वो अब कम हो रही है। यहाँ पे कोटेशन कहता है, सेल्सबरी ने कोटेशन कहा है, आई सी दाई ग्लोरी, दाई है रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड मैं तुम्हारी ग्लोरी को देखता हूँ, तुम्हारी आभा को देखता हूँ, लाइक अ शूटिंग स्टार, एक शूटिंग स्टार की तरह। मीन्स तुम्हारी आभा अब चमक जो है वो खत्म हो रही है, शूटिंग स्टार की तरह खत्म हो रही है। फॉल टू द बेस अर्थ फ्रॉम द फर्मामेंट, फर्मामेंट होता है स्काई, तुम्हारी जो चमक है वो आसमान से धरती की तरफ आ रही है, अब मीन्स खत्म हो रही है। तुम बहुत तेज चमके थे, एक राजा थे, लेकिन अब नहीं रहोगे, लग रहा है एक शूटिंग स्टार की तरह जिसकी अब चमक खत्म होने वाली है। द सन सेट्स वीपिंग इन द लवली वेस्ट, सन भी जो है वो रो रहा है वेस्ट में,
झुका हुआ रो रहा है। तुम्हारी चमक अब खत्म होने वाली है शूटिंग स्टार की तरह, और सूरज भी ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है। एक्ट थर्ड, बोलिंगब्रोक जो है वो आ चुका अपनी सेना को लेकर, और जो दो लोग थे ग्रीन और बुशी उनको गिरफ्तार कर लेता है। ये किले में छिप जाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेता है, इन पे केस चलाया जाता है और इनको जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। इन पे आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने रिचर्ड सेकंड को बहकाया था। रिचर्ड सेकंड वेल्स में पहुंचता है। यहाँ पे जो ऑमरले जो उसका वफादार है वो बताता है, नोबल है ये भी वफादार है, वो बताता है कि जो बोलिंगब्रोक है भाई वो अब बहुत ताकतवर होता जा रहा है। जो दूसरे लोग हैं जो नॉवल्स हैं शाही लोग हैं वो लोग भी उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी अच्छी खासी अब आर्मी हो गई है। यहाँ पे रिचर्ड सेकंड जो है जो डिवाइन राइट थ्योरी में विश्वास करता था कि राजा जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस बात को कहता है कि भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मुझे तो जो है गॉड ने अपॉइंट करा है। तो यहाँ पे रिचर्ड सेकंड जो है एक घमंड वाली बात कहता है, नॉट ऑल द वाटर इन द रफ रूट सी। जो रफ रूट सी है, जो समुद्र का खारा पानी है, समुद्र का जितना भी खारा पानी है, वॉश द बाम फ्रॉम एन अनॉइंटेड किंग। जो ये राजा है जिसको अपॉइंट करा गया है ईश्वर के द्वारा, जिसको राजा बनाया गया है, उससे जो है बाम को नहीं हटा सकता। समुद्र का खारा पानी भी, सारा का सारा खारा पानी भी राजा को नहीं हटा सकता। समुद्र का खारा पानी भी राजा को नहीं हटा सकता। बाम मीन्स है प्रोटेक्शन, मीन्स जो गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन मिली है उसे खत्म नहीं कर सकती। समुद्र का खारा पानी भी जो राजा अपॉइंटेड है उसको जो प्रोटेक्शन मिली हुई है उसे भी खत्म नहीं कर सकता। मीन्स मुझे प्रोटेक्ट किया जाएगा गॉड के द्वारा, तो उसे पूरा विश्वास है। तो रिचर्ड क्लेम करता है कि कुछ भी हो जाए उसका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी कर ले। यहाँ पे सेल्सबरी फिर उसे बताता है कि भाई ऐसा नहीं है, जो वेल्स कैप्टन था वो अपनी आर्मी को लेकर चला गया है और अब आर्मी जो हमारे पास है वो कम है। जब रिचर्ड सेकंड को पता लगता है कि भाई मेरी एक आर्मी जो है, जो वेल्स के कैप्टन था वो लेकर चला गया, तो उसे दुख हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि शायद अब मेरे लिए मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो कहता है दुख के साथ में, एम आई नॉट किंग, क्या मैं राजा नहीं हूँ? तो ये जो लाइन है ये रिचर्ड सेकंड ने कही है। रिचर्ड सेकंड को जब पता लगता है कि एक आर्मी उसे छोड़ के चली गई है और उसे बोलिंगब्रोक के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आर्मी अब कम रह गई उसके पास, तो दुखी होकर कहता है क्या मैं राजा नहीं हूँ? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, रिचर्ड सेकंड कहते हैं। और बाद में अपने लोगों से कहते हैं आम माई नेम। बदहवासी की अवस्था में पता नहीं लग रहा क्या कह रहे हैं, आम माई नेम। रिचर्ड सेकंड बहुत दुखी हैं। जो उसके साथी लोग हैं, नॉवल्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको कहते हैं भाई चलो नीचे बैठो और मुझे कहानियाँ सुनाओ, उन राजाओं की कहानियाँ सुनाओ जिनको हटा दिया गया था या मार दिया गया था। तो बहुत दुखी है। अब यहाँ पे वो कोटेशन कहता है, रिचर्ड सेकंड कह रहे हैं दुखी हैं और अपने लोगों से कह रहे हैं भाई मुझे कहानियाँ सुनाओ, फॉर गॉड्स सेक, भगवान के वास्ते, लेट अस सिट अपॉन द ग्राउंड, हमें ज़मीन पर बैठना चाहिए, एंड टेल सैड स्टोरीज, और मुझे कहानी सुनाओ, दुख भरी कहानियां सुनाओ, सैड स्टोरीज, दुख भरी कहानियां सुनाओ, ऑफ द डेथ ऑफ किंग्स, जो किंग्स की जो मृत्यु हुई थी उनकी दुख भरी कहानियां सुनाओ। हाउ सम हैव बीन डिपोज्ड, कैसे कुछ राजाओं को डिपोज्ड करा गया, हटाया गया, डिपोज्ड, कैसे कुछ सम हैव बीन डिपोज्ड, कैसे कुछ राजाओं को डिपोज करा गया, हटाया गया। सम स्लेन, स्लेन मीन्स किल्ड, कुछ को लड़ाई में मार दिया गया, सम किल्ड इन वॉर, कुछ को लड़ाई में मार दिया गया। सम हॉन्टेड बाय घोस्ट, कुछ राजाओं को घोस्ट के द्वारा, भूतों द्वारा, आत्माओं द्वारा परेशान किया गया। यहाँ पे कुछ अनइम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। सम पॉइजन बाय देयर वाइफ्स, और कुछ राजाओं को जहर देकर मारा गया वाइफ्स के द्वारा, पॉइजन, कुछ राजाओं को मारा गया उनकी वाइफ के द्वारा जहर देके। सम स्लीपिंग किल्ड, और कुछ राजाओं को मारा गया जब वो सो रहे थे। सम, कुछ राजाओं को स्लीपिंग किल्ड, सोते हुए मारा गया, कुछ राजाओं को सोते हुए मारा गया। ऑल मर्डर्ड, ये सब के सब मारे गए। तो यहाँ पे रिचर्ड सेकंड जो है अपने साथियों से कह रहे हैं मुझे दुख भरी कहानियां सुनाओ, उन राजाओं के बारे में सुनाओ जिनको मार दिया गया या जिन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। यहाँ पे रिचर्ड सेकंड जो है वो एक किले में पहुंच जाते हैं और चारों तरफ को से जो है बोलिंगब्रोक की सेना ने घेर लिया है। अब रिचर्ड सेकंड केवल नाम के राजा रह गए हैं। तो यहाँ पे रिचर्ड सेकंड जो है वो बात करने के लिए आते हैं। जो किला है उसकी दीवार पे है रिचर्ड सेकंड अपने साथियों के साथ में, और नीचे जो है बोलिंगब्रोक है और उसके जो साथी हैं नॉर्थम्बरलैंड और बोलिंगब्रोक वो हैं। तो जो रिचर्ड सेकंड है वो
किले की दीवार पे खड़ा हुआ है और वहाँ से बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है नॉर्थम्बरलैंड कहता है बोलिंगब्रोक से कि तुम नीचे आ जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए, बोलिंगब्रोक को कुछ नहीं चाहिए, जो उसका अधिकार है प्रॉपर्टी का, जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है जो तुमने कब्जे में कर लिया, उसे वापस कर दो। रिचर्ड सेकंड तो वैसे ही अब नाम का ही राजा रह गया, वो कहता है ठीक है तैयार हूँ, मैं बोलिंगब्रोक को जो प्रॉपर्टी वो सारी की सारी दे दूंगा। लेकिन रिचर्ड सेकंड अपने मन में ये कहता है मुझे पता है अभी मुझे राजा नहीं रहने देगा, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो तो इसके साथ ही आ गए, जो लोग कभी मेरे साथ थे आज वो उसके साथ में आ गए और सारी सेना भी लगभग इसके पास में, तो अभी मुझे राजा रहने नहीं देगा। तो बिना लड़ाई लड़े ही जो रिचर्ड सेकंड है वो एक तरीके से अब वह लड़ाई हार चुका है। यहाँ पर रिचर्ड सेकंड की जो वाइफ है क्वीन इजाबेल, वो गार्डन में है, अपनी अटेंडेंट्स जो मेड्स हैं नौकरानी उनके साथ में है। उसे अपने हस्बैंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उसे ये तो पता है कि उसका हस्बैंड जो है लड़ाई लड़ने जो है आयरलैंड गया हुआ है, लेकिन उसे पूरा पता नहीं है कि क्या हुआ उसके हस्बैंड के साथ में। वो गार्डनर को देखती है कि एक गार्डनर, बूढ़ा सा गार्डनर आ रहा है, उसके साथ में दो उसके असिस्टेंट हैं, नौकर, और वो लोग बात कर रहे हैं वो उसके हस्बैंड के बारे में, रिचर्ड सेकंड के बारे में। ये जो गार्डनर है ये फिलोसफर की तरह बात कर रहा है, किसी दार्शनिक की तरह बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात कर रहा है, छिपी हुई बातें कर रहा है। वो जो अपने दो लोग हैं उनके साथ में बात करता है, देश में जो हो रहा है उसके बारे में बात करता है इंग्लैंड में, और देश की जो कंपैरिजन है, इंग्लैंड का कंपैरिजन करता है गार्डन से। तो यहाँ पे जो गार्डनर है उसको फिलोसफर की तरह दिखाया हुआ है और वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो इंग्लैंड है वो एक गार्डन की तरह है। यहाँ पे गार्डनर जो है अपने साथियों से कहता है, जो इजाबेल है वो सुन रही है, अपने साथियों से कहता है जिस व्यक्ति ने जो है अराजकता फैलाई थी देश में, जो मिसमैनेजमेंट करा था, मींस रिचर्ड सेकंड, इनडायरेक्टली है रिचर्ड सेकंड जिसने देश में अराजकता फैलाई थी, ध्यान नहीं दिया कैसे रूल करना है, मैट विद द फॉल ऑफ लीफ, वो पेड़ से जैसे पत्ती गिरती है इस तरह वो गिर चुका है, मींस उसे सिंहासन से हटा दिया गया है। तो ये जो लाइन है ये कही है गार्डनर ने, किसके लिए कही है? रिचर्ड सेकंड के लिए, कि रिचर्ड सेकंड जो है वो गिर चुका है जैसे मैट विद द फॉल ऑफ लीफ, जैसे पत्ती पेड़ से गिरती है, इस तरह से उसका अब अंत हो चुका, उसे हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मैट विद द फॉल ऑफ लीफ, रिचर्ड सेकंड हैज मैट विद द फॉल ऑफ लीफ, रिचर्ड सेकंड गिर चुका है जैसे एक पत्ती गिरती है। दैट इज किंग रिचर्ड सेकंड हैज बीन ओवरथ्रोन, किंग रिचर्ड सेकंड को जो है हटा दिया गया है। यहाँ पे गार्डनर जो है वो बात करता है कि जैसे गार्डन में प्लांट्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, उनको समय समय पे जो है प्रून कराया जाता है, कलम लगाई जाती है और कट टू साइज, और उन्हें काटते रहना पड़ता है। कोई भी प्लांट और पेड़ होता है उसे काटता रहना पड़ता है। अगर उसे नहीं काटोगे प्लांट को तो क्या होगा, वो कब्जा कर ले, वो जगह घेर लेगा किसी बगीचे में पूरी की पूरी। ये सिंपल सा जो ट्रुथ है ये रिचर्ड सेकंड नहीं समझ पाए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो अपने नॉवेल्स से उनको आज़ादी दे दी और नॉवेल्स ने क्या करा, अपना मनमानी करी। अगर रिचर्ड सेकंड सब पे कंट्रोल करते तो आज ये उनकी दुर्दशा नहीं होती। तो यहाँ पे वो जो रिचर्ड सेकंड का जो मिसमैनेजमेंट था उसके बारे में बात करता है। क्वीन इजाबेल जो है वो सुन रही होती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती, और बाद में वो रिचर्ड सेकंड के बारे में उसे पता लगता है तो वो गार्डनर के सामने आ जाती है। यहाँ पे गार्डनर देखता है कि क्वीन इजाबेल की आंखों में आंसू हैं, उसे दया आ जाती है। क्वीन इजाबेल चली जाती है, जहाँ पे क्वीन इजाबेल का आंसू गिरा था ज़मीन पे, वहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो एक जो पौधा है, अब बेड ऑफ रू एक पौधा है, उसकी एक क्यारी लगाएगा। इस जो पौधे का नाम है रू का, इसका जो है द हर्ब ऑफ सॉरो ये भी कहते हैं। रू एक तरह का पौधा है जिसे इंग्लैंड में माना जाता था जो नेगेटिव ऊर्जा है उससे दूर रखने के लिए उगाया जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि जहाँ पे क्वीन इजाबेल का जो आंसू गिरा है वहाँ पे वो एक क्यारी लगाएगा इस पौधे की, जिसका दूसरा नाम हर्ब ऑफ सॉरो है। भाई ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो को हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।